हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला डीके। एक बार पुनः से आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम टीसीटी पीजीटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पादप जगत की शुरुआत अपने पहले वीडियो के प्रथम भाग से शुरुआत कर दी है। आइए चलते हैं, उसी वीडियो को क्रम से आगे बढ़ाते हैं। हम दूसरे पार्ट में देखते हैं कि पादप ऊतक कैसे होते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मित्रों, जितना अधिक आप हमसे जुड़ेंगे हमको अच्छा लगेगा और आप अधिक से अधिक सिलेबस को देख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पादप ऊतक की। मित्रों, पादप ऊतक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका विभज्योतकी ऊतक, दूसरा है अस्थायी ऊतक। मित्रों, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उसे हम विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। और ये कोशिकाएं विभाजन की क्षमता है तो स्वतः ही पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होंगे या जिम्मेदार होंगे। तो 2 पॉइंट्स यहाँ सबसे आवश्यक हैं कि ऐसी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उन्हें हम विभज्योतकी ऊतक कहते हैं और ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मित्रों, हम अगर अस्थायी ऊतक की बात करें तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन का कैरेक्टर या गुण समाप्त हो जाए तो ये विभज्योतकी ऊतक ही बाद में अस्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। और ये अस्थायी ऊतक मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। मित्रों, इसी को आप अंग्रेजी में सिंपल टिश्यू और यहाँ आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं। मित्रों, अगर हम फिर से सरल ऊतक की बात करें तो सरल ऊतक को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा और तीसरा है दृढ़ ऊतक या दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। मित्रों, अगर हम मृदुतक की बात करें तो मृदुतक कोशिकाएं जीवित होती हैं, सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, अर्थात कि सभी कोशिकाओं की लंबाई, चौड़ाई, व्यास एक समान होता है। कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार, किसी भी आकृति की हो सकती हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोशिकाएं जीवित होती हैं, समव्यासी होती हैं। दूसरे अगर हम बात करें मित्रों इसमें, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं सभी भोजन संचय का भी कार्य करती हैं। कभी कभी इन्हीं कोशिकाओं में जब पर्णहरिम हो जाए तो ये प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करती हैं। तब इन कोशिकाओं को हम हरिम ऊतक या कोलेनकाइमा नाम देते हैं। जब इनकी कोशिकाओं में पर्णहरिम उपस्थित हो, क्लोरोफिल उपस्थित हो और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करें, तो उन्हें हम हरिम ऊतक के नाम से जानते हैं। मित्रों,
अगर हम मृदुतक में बात करें तो मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं या तो इनमें सुविकसित अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं या अनुपस्थित भी हो सकती हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती हैं। हमने बात किया कि ये भोजन संचय का काम करती हैं। कुछ पौधों में ये जल संचय का भी काम करती हैं, जैसे नागफनी, अपुंसिया और यूफोर्बिया में। नागफनी और यूफोर्बिया में ये जल संचय का भी काम करती हैं। मित्रों, इतना लीजिए, फिर स्थूल कोण ऊतक की बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम स्थूल कोण ऊतक की तरफ। वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं स्थूल कोण ऊतक की तरफ। स्थूल कोण ऊतक ये भी आपकी जीवित कोशिकाएं होती हैं। मित्रों, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। अब अनुपस्थित क्यों होता है? जैसा कि नाम से उस पर स्थूल कोण, स्थूल का मतलब होता है मोटा, कोण का मतलब किनारा। इन कोशिकाओं का जो किनारे होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के किनारे पर पेक्टिन और सेलुलोज के जमाव हो जाने के कारण कोशिकाओं के कोनों पर पेक्टिन व सेलुलोज का जमाव हो जाता है, जिससे इनकी कोशिकाओं के जो किनारे होते हैं मोटे हो जाते हैं, तो अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं और इन्हीं कोशिकाओं को हम स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहारा देने का काम करती हैं। पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, तथा पौधे जो लचीलापन, तन्यता पाई जाती है वो आपके इन्हीं की वजह से होता है। बात करें और हम सरल ऊतक की, तो इसी कड़ी में हमारा अगला है दृढ़ ऊतक। मित्रों, दृढ़ ऊतक जो होते हैं इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। और ये भी पौधों को यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती हैं। कोशिकाएं मृत होती हैं और पौधों को यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती हैं। यांत्रिक सहारा से हमारा तात्पर्य है पौधे की लंबाई, पौधों को हिलने डुलने, उनके तन्यता, प्रत्यास्थता आदि को प्रदान करने में सहायता करती हैं। बात करें मित्रों जटिल ऊतक की, तो जटिल ऊतक को पुनः दो भागों में बांटा गया है, अर्थात जटिल ऊतक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम। जाइलो को मित्रों यहाँ हम हिंदी में दारू कहते हैं। अक्सर लोग दारू पीते हैं, वो दारू ये नहीं है, ये बस जाइलम है जो वाटर अर्थात जल और मिनरल्स के संवहन में सहायता करता है। फ्लोएम को मित्रों हम हिंदी में पोषवाह कहते हैं, जो पौधों की पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। हम अब पढ़ेंगे संवहन बंडल की बात करते हैं। अंग्रेजी में वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में हम 3 लोगों को पढ़ते हैं। पहला है आपका जाइलम, जिसको आपने दारू कहा। दूसरा फ्लोएम, जिनको हम पोषवाह कह रहे हैं। तीसरा है संवहन एधा या वैस्कुलर कैम्बियम। ये यदि उपस्थित हो तब, यदि उपस्थित हो तो उसको हम संवहन एधा कहते हैं। मित्रों, हैबरलैंड एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जाइलम के लिए हैंड्रोम शब्द का उपयोग किया और फ्लोएम के लिए लेप्टोम शब्द का प्रयोग किया। जाइलम के लिए हैंड्रोम, फ्लोएम के लिए लेप्टोम। जाइलम, हैंड्रोम, फ्लोएम, लेप्टोम। ये 2 टर्म भी आते हैं कि हैंड्रोम शब्द कहाँ यूज किया जाता है। तो हैंड्रोम हाइड्रा, दैट मीन्स जल से समझिए, तो जल के संवहन में जो सहायता कर रहे हैं उसको हम हैंड्रोम। तो हैबरलैंड ने जाइलम के लिए हैंड्रोम और फ्लोएम के लिए लेप्टोम शब्द का उपयोग किया या प्रयोग किया। हैंड्रोम, जाइलम, लेप्टोम, फ्लोएम। हैंड्रोम, जाइलम, लेप्टोम, फ्लोएम। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं जाइलम की या दारू की। इतने का इसकी शॉर्ट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो हम जाइलम या दारू की बात करते हैं। जाइलम, सबसे पहले मित्रों अगर आप बात करें तो जाइलम शब्द की जो प्रयोग किया था उसको सबसे पहले कार्ल नागेली ने जाइलम शब्द का प्रयोग किया था। जाइलम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल नागेली ने किया। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो जल व खनिज को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्हें हम जाइलम या दारू कहते हैं।
मित्रों जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के अवयवों से होकर होता है। पहला है आपका वाहिनिकाएं। पहला है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाओं की बात करें तो इनमें सभी कोशिकाएं मृत होती हैं। कोशिकाएं लिग्नीन युक्त कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। और ये सबसे आद्य प्रकार के संवहन कोशिका होती है, ऊतक होते हैं। बात करें तो ये पाए जाते हैं आपके टेरिडोफाइटा, व अनावृत बीजी में। दूसरा जो जाइलम के निर्माण में भाग लेती हैं वह है वाहिकाएं। वेसल्स। वाहिकाएं भी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह मृत कोशिकाएं होती हैं। इनमें भी लिग्नीन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ ये सबसे आद्य संवहन ऊतक थे। ये एडवांस या आधुनिक प्रकार की संवहन ऊतक होती हैं या विकसित प्रकार की संवहन ऊतक होती हैं। तो ये विशिष्ट या एडवांस्ड संवहन ऊतक होते हैं। ये आवृत बीजी में पाए जाते हैं। आवृत बीजी में आपकी वाहिकाएं पाई जाती हैं, जबकि टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी में ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो अगर हम कहें तो वेसल्स जो होती हैं वो टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म में वेसल्स अनुपस्थित होते हैं। आगे देखिए, अगर हम जाइलम के तीसरे कंपोनेंट्स या घटक की बात करें तो तीसरा हमारा इस क्रम में होगा जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर। जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर, इसमें भी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका मृत होती है। लिग्नीन युक्त कोशिका भित्ति होती हैं। और पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। अगर चौथे अवयव की बात करें तो हमारा है जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृद ऊतक। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि मृदूतक जो होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं और सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं। तो यहाँ जाइलम की मृदूतक कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं
और भोजन संचय का कार्य करती हैं। और ये भोजन को मंड या वसा के रूप में संचित करती हैं। स्टार्च या फैट्स के रूप में भोजन को संचय करने का कार्य करती हैं। दोस्तों, अगर ये तो आपके जाइलम थे। जाइलम में हमने 4 प्रकार के देखे: ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेनकाइमा। दैट मीन्स वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृद ऊतक। बात करते हैं फ्लोएम की या पोषवाह। जो पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती हैं। जो पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती हैं, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम पोषवाह या फ्लोएम के नाम से जानते हैं। फ्लोएम शब्द का उपयोग भी कार्ल नागेली ने 1858 ईस्वी में किया था। कार्ल नागेली ने 1858 में फ्लोएम शब्द का उपयोग किया था या प्रयोग किया था। फ्लोएम में सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं। जाइलम की तरह या दारू की तरह फ्लोएम में भी आपके मुख्य रूप से कई प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसमें हमारा पहला है मित्रों, अगर हम फ्लोएम के संरचना की बात करें तो फ्लोएम की संरचना में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। पहला है संवहन कंडक्टिन, दूसरा मृदूतक और तीसरा सहारा देने वाली कोशिकाएं। ये तीनों प्रकार के संरचनाएं मिल करके आपके फ्लोएम का निर्माण करती हैं। चलते हैं हम कंपोनेंट्स की तरफ, घटक की तरफ कि फ्लोएम में कौन कौन से भाग लेते हैं। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्लोएम के निर्माण में जो पहले भाग लेते हैं वो है आपका सीव एलिमेंट, दैट मीन्स चालनी अवयव। सीव एलिमेंट्स या चालनी अवयव। भोजन के स्थानांतरण में भाग लेने वाला जो अवयव होता है उसे हम चालनी अवयव कहते हैं। भोजन के स्थानांतरण में भाग लेने वाले अवयव या कारक को हम चालनी अवयव के नाम से जानते हैं। जब ये मैच्योर होती हैं, जब ये परिपक्व होती हैं चालनी अवयव, तो इनमें केंद्रक परिपक्व होने पर केंद्रक, साइटोसोल
राइबोसोम, गाल्जी कार्ड आदि अनुपस्थित होते हैं, जिनके कारण इनके बीच में एक बड़ा सा खाली स्थान बनता है, जिसकी सहायता से ये भोजन संवहन करती हैं। मैच्योरिटी के समय इसमें न्यूक्लियस, राइबोसोम, गाल्जी का ये सब एब्सेंट हो जाते हैं, जिनके कारण इनमें बीच में एक बड़ा सा खाली स्थान बनता है, जिसमें आकर के आपके भोजन भर जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसलोकेट होते हैं। चालनीय अवयव के दो भाग होते हैं, या दो प्रकार से बने होते हैं। एक चालनी कोशिका और दूसरा चालनी नलिकाएं। मित्रों, हम बात करते हैं चालनी कोशिका की। इसी को आप सीव सेल कहते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें चालनी पट्टिकाएं नहीं पाई जाती। तो चालनी पट्टिकाओं की अगर हम बात करें तो जो कोशिकाएं होती हैं आपके फ्लोएम में, चालनी जिसको सीव सेल कह रहे हैं आप, सेल के ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ भित्तियों के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के कारण इनकी रचना छननी अर्थात चलनी के आकार की हो जाती है, जिसके कारण इन्हें हम चालनी पट्टिका कहते हैं। और फिर से देखते हैं कि चालनी या सीव सेल की कोशिकाओं के ट्रांसवर्स वॉल में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के कारण उनकी जो संरचना या स्ट्रक्चर होती है वो चलनी के आकार या छलनी के आकार की हो जाती है, और उसी रचना को हम चालनी पट्टिका कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें चालनी कोशिका में, तो चालनी पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो चालनी पट्टिका अनुपस्थित होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये सबसे आद्य प्रकार के भोजन संवहन ऊतक होते हैं। सबसे आद्य अर्थात प्रिमिटिव प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं। मित्रों, अगर हम तीसरी लाइन की बात करें इसमें, तो ये आपके टेरिडोफाइट व अनावृत बीजी में होता है। मित्रों, दूसरा देखिए, हमने चालनी कोशिका और चालनी नलिकाओं की बात की है। तो चालनी कोशिकाएं आपके टेरिडोफाइट और अनावृत बीजी में पाई जाती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी में आपकी चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें चालनी पट्टिकाएं उपस्थित होती हैं। तो मित्रों, हम दूसरों की बात करते हैं। चालनी नलिकाएं। सीव ट्यूब। सबसे पहले बात करें तो चालनी नलिकाओं में केंद्रक विहीन होती हैं, अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता, कोशिकाएं जीवित होती हैं, और ये एडवांस प्रकार की संवहन ऊतक होती हैं जिसमें चालनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले
इन केंद्रक विहीन व जीवित। और दूसरा चालनी पट्टिकाएं उपस्थित होती हैं। ये एडवांस प्रकार के भोजन संवहन ऊतक होते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके, मैंने अभी शुरू में बात किया था, आवृत बीजी में। एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं आपके सीव ट्यूब, और टेरिडोफाइट्स और अनावृत बीजी में होता है सीव सेल। मित्रों इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आइए चलते हैं हम फ्लोएम के अगले पार्ट की तरफ, जो है आपका कंपेनियन सेल या साथी कोशिकाएं। कंपेनियन सेल या साथी कोशिकाएं। मित्रों जो सीव ट्यूब या चालनी अवयव को साथ मिलकर के कोशिकाओं का ऐसा समूह जो सीव ट्यूब या चालनी नलिकाओं के साथ मिलकर के काम करती हैं, उनको हम चालनी कोशिका या कंपेनियन सेल के नाम से जानते हैं। मित्रों साथी कोशिकाएं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट अनुपस्थित होती हैं, जबकि आवृत बीजी में पाई जाती हैं। तो साथी कोशिकाएं आवृत बीजी में उपस्थित, जबकि टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी में अनुपस्थित होती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन से है कि कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म में उपस्थित होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में अनुपस्थित होती हैं। मित्रों जो सभी प्रकार की सीव एलिमेंट्स होती हैं सामान्यतः वह कंपेनियन सेल होती हैं। सभी प्रकार की जो सीव एलिमेंट्स होती हैं वह साथी कोशिकाएं होती हैं। सामान्यतः सभी चालनीय अवयव के पास साथी कोशिका होती है। और ये आपके आवृतबीजी व एल्बुमिनस सेल एल्बुमिनस कोशिका में पाई जाती हैं।
केंद्रक मत खड़खड़ावा, केंद्रक उपस्थित होता है। और तीसरा हम बात करें तो चालनी मृद ऊतक। नाम से स्पष्ट है, मृदूतक जो होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं और पीछे हमने पढ़ा कि ये भोजन संचय का काम करती हैं, अर्थात ये भोजन फ्लोएम में भोजन संचय में सहायता करती हैं। और इसी कड़ी में हमारा अगला है पोषवा मृदूतक और पोषवा तंतु फ्लोएम फाइबर। जैसे जाइलम फाइबर आपके सहारा देने का काम करती थी, उसी तरह से फ्लोएम फाइबर भी पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। या इसे को हम पोषवा स्थूल कोण के नाम से भी जानते हैं कि इनकी कोशिकाओं में भी लिग्निन और सेलुलोज का जमाव होता है जो यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।